जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग जो है नया टॉपिक देखने चल रहे हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। घूर्णन गति के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। आइए जो है हम लोग रोटेशनल मोशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस युगल की विमाएँ सर्वसम नहीं हैं? मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में जो है दो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं। पूछा गया है कि किनकी डायमेंशन इक्वल नहीं है। डायमेंशन सर्वसम नहीं है मतलब विमाएँ समान नहीं हैं। पहला जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और जो दूसरा ये क्वांटिटी दी गई है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की डायमेंशन बेटा जो होती है ml2t-1। इसको नोट भी कर लें। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की डायमेंशन ml2t-1 होता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं बी ऑप्शन, आवेग। आवेग का मतलब होता है इम्पल्स, संवेग का मतलब मोमेंटम। तो ये जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से दोनों की डायमेंशन ml-1 होता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सी, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ml2 होता है और बल आघूर्ण का होता है ml2t-2। टॉर्क, बल आघूर्ण का मतलब टॉर्क। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ml2 होता है और जो टॉर्क होता है बल आघूर्ण उसका ml2t-2 होता है। तो यही सी ऑप्शन सही होगा। इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन इक्वल नहीं है। और अगर हम चौथे ऑप्शन के बारे में विचार करें तो फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वर्क एंड टॉर्क। तो जो वर्क है कार्य, कार्य की डायमेंशन होती है ml2t-2 और टॉर्क की भी डायमेंशन होती है ml2t-2। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ की विमाएँ समान हैं। पूछा क्या गया है कि कौन से ऐसे दो राशियां हैं, कौन से ऐसे पेयर हैं जिनकी डायमेंशन इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ऑप्शन सी इनके करेक्ट, यही करेक्ट होगा, इनके डायमेंशन इक्वल नहीं है। ठीक है। अब देखिए हमने कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में से कम 5-6 क्वेश्चन हमने बता दिया, सारे नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण कैसी राशि है? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्व आघूर्ण। पहला ऑप्शन दिया गया स्केलर, दूसरा ऑप्शन दिया गया सदिश मतलब वेक्टर, तीसरा ऑप्शन है ना अदिश ना सदिश, मतलब ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, और चौथा है कभी अदिश तो कभी सदिश। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली टेंसर होता है, ना तो ये वेक्टर है ना तो स्केलर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेंसर एक तीसरे प्रकार की राशि होती है, टेंसर। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर को बोलते हैं प्रदिश, प्रदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जड़त्व आघूर्ण। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। जड़त्व आघूर्ण की घूर्णन गति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोटेशनल मोशन में वही भूमिका है जो रेखीय गति में निम्न राशि की है। मतलब पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोटेशनल मोशन में जो रोल प्ले करता है, सेम रोल प्ले करने वाली कौन सी क्वांटिटी है जो रेक्टिलिनियर मोशन में प्ले करती है? पहला ऑप्शन है बल यानी फोर्स, दूसरा है द्रव्यमान यानी मास, तीसरा है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, चौथा है वेग यानी वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेटरी मोशन एज मास प्लेज इन ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान होगा, मास होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। तो प्यारे बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला पॉइंट होता है मास पे, दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, द्रव्यमान वितरण पर, और तीसरा होता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन द्रव्यमान पर, द्रव्यमान वितरण पर और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर।
इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सवाल दिख रहा है आपको, किसी दृढ़ पिंड का जड़त्वाघूर्ण निर्भर करता, पहला ऑप्शन द्रव्यमान, दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण, तीसरा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, चौथा ऑप्शन है घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहे हैं, बट ये जो है कंपटीशन एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो आप कौन सा टिक करेंगे आंसर। यहाँ पर मास भी दिख रहा सही है, और जो है घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण पर। तो जब द्रव्यमान वितरण की बात आ जाएगी ना, तो इसमें पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आ जाएगा, और इसी के अंदर जो है मास भी आ जाएगा। इसलिए मोर करेक्ट जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये मान लो एग्जाम में आता भी है आपके, तो ऑप्शन डी करेक्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्वाघूर्ण किसी भी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर नहीं करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब जड़त्वाघूर्ण किस बात पर डिपेंड नहीं करता है। पहला ऑप्शन है जो है आकार पर, दूसरा ऑप्शन है कोणीय वेग पर, तीसरा ऑप्शन घूर्णन अक्ष पर, और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान के वितरण पर। तो प्यारे बच्चों, जो है जो जड़त्वाघूर्ण होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो हमने आपको बताया ही है। किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कोणीय वेग हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। जो रेखीय संवेग होता है उसके आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी डी एल बाई डी टी किसके बराबर होता है। डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क होता है, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, बल आघूर्ण, इसका मतलब ऑप्शन बी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणीय संवेग गुणनफल है, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और कोणीय वेग का, एम इंटू ओमेगा का, दूसरा है जड़त्वाघूर्ण आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर एल्फा, ठीक है, कोणीय त्वरण एल्फा, तीसरा ऑप्शन है जड़त्वाघूर्ण आई और कोणीय वेग ओमेगा का, चौथा ऑप्शन है टाउ एंड एल्फा का। ठीक है, तो क्या होता है कोणीय संवेग जो एल होता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग गुणनफल है जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग का, ऑप्शन सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान, सेम मास और सेम त्रिज्या, यहाँ पर देखिएगा समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या दी गई है, और ये ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं, चारों में अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं। निम्न वस्तुओं के ज्यामितीय अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, किसका ज़्यादा है, सबसे अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है। तो सबके फार्मूले पता होने चाहिए। अगर हम लोग वलय की बात करें, रिंग की उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, उसके ज्यामितीय अक्ष के परितः mr² होता है। गोलीय कोष की अगर बात करें 2/3 mr² होता है। गोलीय कोष स्फेरिकल सेल, खोखला गोला। डिस्क की बात करते हैं, चकती की, कितना होता है, हाफ mr² होता है। ठोस गोले की अगर बात करते हैं तो 2/5 mr² होता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इन चारों जड़त्वाघूर्णों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू mr², तो 1 तो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब रिंग के लिए, वलय के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके का सवाल एनडीए में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डिस्क का, कोई डिस्क है, ये डिस्क है, किसी डिस्क का व्यास के परितः, बच्चों ये जो डायामीटर है, डायामीटर के परितः जड़त्वाघूर्ण आई है तो आप जानते हो डायामीटर के अबाउट कितना होता है, तो डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए 1/4 mr²। ठीक है, mr², यहाँ से बच्चों mr² की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करो। mr² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4i, तुरंत निकाल लो। अब हमें क्या बताना है, इसके तल, ये प्लेन है, इसके तल के लंबवत सेंटर
केंद्र से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब बच्चों इसके अबाउट बताना है। इसके अबाउट क्या होता, हाफ एम आर स्क्वायर होता ना, इसके अबाउट होता हाफ मतलब 1/2 एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर की वैल्यू पहले से निकाल चुके हो 4i, तो जब सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2i आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2i, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं। यम द्रव्यमान, मास यम दिया गया है, आर रेडियस दी गई है, रिंग, रिंग मतलब वलय दिया गया है, अपने तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ये आपका रिंग का प्लेन है, ये सेंटर है, इसके अबाउट इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो है प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, इसके अबाउट घूम रही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो बच्चों अगर बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है k = ½ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करो, आई क्या होता है इसके लिए एम आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, सीधी सी बात है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ, और आई की जगह लिखो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी। ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के ठोस गोले का सॉलिड स्फीयर, देखिएगा यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर दिया गया है। ठीक है, एम द्रव्यमान, मास एम है, रेडियस आर है, सॉलिड स्फीयर है, स्पर्श रेखा के परिता। तो इसके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डायमीटर का पूछा जाता है, तो डायमीटर का अगर पूछा जाता तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, बट अबाउट टेंजेंट अगर पूछा जाता तो अबाउट टेंजेंट क्या हो जाता, ये आपका होता यहाँ से जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने यही सवाल पूछा है, हमने ये बताया है क्वेश्चन ऑफ द डे 10, कल का जो सवाल है वो क्या है, ये पूछा गया है कि रेडियस ऑफ जायरेशन, वो भी यहीं पर डिस्कस कर देते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, फॉर सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। तो क्या होगा बच्चों, देखिए ये सॉलिड स्फीयर है, इसका टेंजेंशियल एक्सिस ये स्पर्श रेखीय है अक्ष, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जानते ही हो क्या होता है, I = 7/5 एम आर स्क्वायर लिखो, और हमको घूर्णन त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तुरंत पुट करो I = mk², यहाँ पर पुट करेंगे I = mk² = 7/5 एम आर स्क्वायर आप लिखेंगे, m से m कैंसिल, तो k² = 7/5 r स्क्वायर, तो k = हो जाएगा √7/5 × r। ठीक है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा √7/5 r आएगा, ये भी यहीं पर हमने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो सवाल आपका दिया गया है 7/5 एम आर स्क्वायर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल लंबाई की एक पतली छड़ है, एक थिन रॉड है बच्चों, ये थिन रॉड है। ठीक है, इसकी लंबाई एल दी गई है, ये एल लेंथ है, लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र, इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच पर होता है, मिड पॉइंट पर होता है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट घूर्णन त्रिज्या बतानी है। इस एक्सिस के अबाउट हमको रेडियस ऑफ जायरेशन बताना, तो सबसे पहला काम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखो, I बराबर क्या होता है ml²/12। अगर इस एक्सिस के अबाउट कहा जाता है एंड से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होता है ml²/3। वैसे सवाल हमारा ये है सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट ml²/12, इसी I को mk² के बराबर करो, तो ये क्या हो जाएगा mk² = ml²/12। ठीक है, यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, k² = l²/12 होगा, तो k बराबर अंडर ले लो दोनों साइड, k = l² का √l अपान √12। तो घूर्णन त्रिज्या यहाँ पर आ गया l/√12, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने शुरुआत में ही बताया था एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ml2t-1। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए ml2t-1।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोणीय संवेग पूछा गया है, क्या है? पहला है पोलर वेक्टर ध्रुवीय सदिश, दूसरा ऑप्शन है एक्सियल वेक्टर अक्षीय सदिश, तीसरा ऑप्शन स्केलर है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी हो या आपका एंगुलर मोमेंटम हो, ये सब क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं, अक्षीय सदिश, ऑप्शन बी। ठीक है, अक्षीय सदिश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है घूमती हुई मेज पर, एक रोटेटिंग टेबल है, ध्यान रखिएगा ये टेबल रोटेटिंग टेबल है, मेज पर हाथ मोड़े हुए बैठा हुआ है, व्यक्ति इस पर हाथ को मोड़े हुए बैठा हुआ है। अब क्या करता है वो? अचानक अपने हाथ को फैला देता है, अचानक अपने हाथ को फैला देता है। अगर वो अपने हाथ को फैला देगा तो बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर ये डिस्टेंस आर बढ़ गया तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के अनुसार जब आर बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, आई का मान बढ़ गया, बट हाथ को अचानक फैला दे, हाथ को अचानक सिकोड़ ले, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कोणीय संवेग अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एल जो होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ओमेगा आई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाथ फैलाने से दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ने से आई बढ़ गया, आई बढ़ने से ओमेगा घट जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है यहाँ पर सवाल में कोणीय चाल या एंगुलर स्पीड पूछा गया तो घट जाएगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता कोणीय संवेग नियत रहता। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, कणों के किसी निकाय सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहता। पूछा गया है कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता? यदि निकाय पर क्या होता है? परिणामी बल कार्य करता हो, दूसरा परिणामी बलाघूर्ण कार्यरत हो, तीसरा परिणामी आवेग कार्यरत हो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यल कब कांस्टेंट होता? जब टाउ जीरो। यल कब कांस्टेंट होता? जब टाउ जीरो, और जब टाउ नॉन जीरो तो यल कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो परिणामी बलाघूर्ण कार्य करता रहे, अगर टॉर्क काम करता रहेगा तो एल जो है कंजर्व जो है नहीं रहेगा, ध्यान रखना, संरक्षित नहीं रहेगा जब टॉर्क काम करता रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोलाकार गेंद किसी मेज पर बिना फिसले लुढ़क रही है। ठीक है, एक जो है सॉलिड स्फीयर है, ठोस गेंद है, ठीक है, वो विदाउट स्लिपिंग जो है रोल करते हुए जा रही है। कुल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी के पास होती कितनी है? ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको कहते हैं स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा, और ये जो है लुढ़कते हुए वस्तु की टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो पूछा क्या गया है यहाँ पर, कुल गतिज ऊर्जा का कितना भाग घूर्णन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कुल गतिज ऊर्जा का कितना भाग रोटेशन से जुड़ा हुआ है? के आर अपान के, ये बताना है। इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये नोट करिएगा। ये अगर आपसे पूछा जाए टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशनल से जुड़ा हुआ है तो के आर अपान के ज्ञात करना होगा। फॉर्मूला क्या है? के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो के स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। अब आप सभी लोगों को पता होगा ठोस गोले के लिए के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होता है 2/5, तो आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/2, तो यहाँ रखेंगे 1 अपान 5/2 प्लस 1, 2 पर चला जाएगा 2/7, कितना हो जाएगा आंसर? 2/7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 18 में कुल ऊर्जा का कितना भाग, टोटल एनर्जी का कितना भाग स्थानांतरीय ट्रांसलेशनल से जुड़ा हुआ है? तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
1 अपान यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर 2/5 होता है तो 5/7 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 5/7 सॉल्व करेंगे, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है आपका, यम द्रव्यमान, मास यम दिया गया है, त्रिज्या आर दिया गया है ठोस गोले का, उसके डायामीटर के अबाउट, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके डायामीटर के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो अभी हमने बताया था डायामीटर के अबाउट होता 2/5 mr², टेंजेंट के अबाउट होता 7/5 mr², तो 2/5 mr² आंसर सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, यम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के पतले गोलीय कोश का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। गोलीय कोश का मतलब होता है स्फेरिकल सेल, मतलब खोखला गोला, इसके डायामीटर के अबाउट, खोखले गोले के डायामीटर के अबाउट जो होता है 2/3 mr² होता है। ठीक है, 2/3 mr² होता है, तो 2/3 mr² किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा होगा, तो 21 का ऑप्शन डी 2/3 mr²। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे हैं, द्रव्यमान m दिया गया है, रेडियस r दी गई है, किसी वृत्तीय डिस्क का इसके व्यास के परितः। बच्चों जो है ये आपका डिस्क है, ठीक है, सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता हाफ mr² होता है, और डायामीटर के अबाउट होता 1/4 mr²। तो डायामीटर के अबाउट पूछा ही गया है यहाँ पर, डायामीटर के अबाउट 1/4 mr², इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमते हुए किसी पिंड के जड़त्वाघूर्ण आई, कोणीय संवेग एल के बीच क्या रिलेशन होता है, एल इजिकल टू क्या होता है आई ओमेगा। सीधे सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल इजिकल टू आई ओमेगा। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो ऑप्शन बी एल इजिकल टू आई ओमेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के जड़त्वाघूर्ण आई और कोणीय त्वरण अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन का अल्फा का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, टाउ, मतलब बलाघूर्ण, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी टॉर्क बलाघूर्ण सही होगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को रोटेशनल मोशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा दिया है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिए, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं कहना चाहेंगे कि जितने भी जो है वीडियोज पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है सबका, प्लेलिस्ट में जा कर के जो है 1 by 1 सभी वीडियोज़ को वॉच करें, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। अगर आप सारे जो है वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चल रहा है सब सिस्टमेटिक चल रहा है बच्चों। और दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे जो है वीडियो को देख रहे हैं उनको लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग लाइक नहीं करते, पता लगा कि 1000 बच्चे जो है देखते हैं, लाइक जो है 200-300 करते हैं, इसका मतलब आप भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आप सभी लोगों को लगता है, मुझे पता है, लेकिन आप भूल जाते हैं, आपको इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ाई में, तो आप लाइक करना बस बेटा जो है 2 सेकंड लगेगा, आप लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।